नमस्कार साथियों। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, तो एक और शानदार क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, इस क्लास में अगर आप जुड़ गए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत करेंगे और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ से की पॉइंट्स मिलते हैं उन्हें आप नोटबुक में नोट करते चले, साथ में हर एक प्रश्न का जवाब आप दें। ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए स्पेशल फॉर एनक्लेक्स, एम्स, नॉटसेट, एसजीपीजीआई, जीएमसीएच, आरएमएल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंडिया लेवल पर होने वाले एग्जाम हैं और स्टाफ नर्स के साथ में नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी स्टेट लेवल पर वैकेंसीज निकलती हैं, सीएचओ, सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले बोले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज है जो कि सारे एग्जाम को कवर करेगी। दागड़ नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। बच्चों, यहाँ से जितने भी प्रश्न आपको मिले हर एक प्रश्न को आपका आंसर देना अनिवार्य है और आंसर मिलने के पश्चात उसको मिलान कीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है और हम हर एक प्रश्न का जवाब सही दे पा रहे हैं या नहीं। आज की एक शानदार क्लास में आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए बच्चों, पढ़ते हैं अपन। 60-year-old डायबिटिक इज टेकिंग ग्लाइब्यूराइड 1.25 mg डेली टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एक मरीज है बच्चों 60 साल का, जो कि शुगर का पेशेंट है। काय का पेशेंट है? शुगर, मतलब उसको काफी लंबे समय से शुगर की बीमारी है और उसको दवाई चल रही है ग्लाइब्यूराइड, जिसका नाम है डाइवेटा। अगर डोज की बात हम करें तो 1.25 mg वो डेली लेता है टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पर वर्ड आया है डायबिटीज मेलाइटस 2 के ट्रीटमेंट के लिए वो रोजाना दवा खाता है। विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। बच्चों, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। इन चारों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसको आपको दोबारा समझाने की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए, चारों में से आप एक आंसर अपना चूज कर लीजिए। देखिए, आई विल कीप कैंडी विथ मी जस्ट इन केस माई ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप। जब मेरा ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होगा तब मुझे कैंडी ले लेनी है। नेक्स्ट, आई नीड टू स्टे आउट ऑफ द सन एज मच एज पॉसिबल। आई नीड टू स्टे आउट ऑफ द सन एज मच एज पॉसिबल। मुझे जितना हो सके उतना मैं स्टे आउट रहूंगा सन से। आई ऑफन स्किप डिनर बिकॉज आई डोंट फील हंग्री। मैं अपने डिनर को स्किप कर दूं, छोड़ दूं, बिकॉज आई डोंट फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है। आई ऑलवेज बियर माई मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, और हमेशा मुझे मेरी मेडिकल आइडेंटिफिकेशन पहनकर रखनी है। चारों में से एक स्टेटमेंट कौन सा है इसको आप समझ लीजिए। मैं एक छोटी सी चीज आपको जब तक बता देता हूं। डायबिटीज मेलाइटस होती क्या है बच्चों? आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहना, ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूअस बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को प्रदर्शित करता है डायबिटीज मेलाइटस को। तो बच्चों, इसके कॉज क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको फैमिली हिस्ट्री, साथ में हम बात करें तो जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री है, और एज रिलेटेड फैक्टर। साथ में हम बात करें अगर कोई पेशेंट है वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इम्प्रॉपर एक्सरसाइज, और हम बात करें अदर कॉज क्या हो सकते हैं जैसे कि ओबेसिटी और अन्य फैक्टर, अदर फैक्टर जैसे कि डाइट। ठीक है बच्चों, तो ये इनमें बदलाव होने के कारण से क्या होगा, आपके शरीर में शुगर लेवल चेंजेस देखने को मिलेगा और शुगर लेवल हो जाएगा इंक्रीज। तो बच्चों, ये सारे कॉज हमारे शरीर में एक बॉडी पर प्रभाव डालते हैं। ये सभी क्या अफेक्ट डालते हैं आपकी बॉडी के द्वारा क्या होता है, जो इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी करती है, इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी जो प्रोडक्शन करती है, जो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में इंक्रीज ना होके क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, या अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो डज नॉट प्रॉपर्ली यूज। अगर हम बात करें, अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में एक तो प्रोड्यूस मात्रा डिक्रीज हो गई है, दूसरी अगर वो यूज कर पा रहा है तो डज नॉट प्रॉपरली यूज,
यहाँ पर हम बात करें आपका इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट तो हो रहा है और आपकी बॉडी के द्वारा डज नॉट प्रॉपरली यूज नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी आपके शरीर में क्या, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसके साइन एंड सिम्टम की हम बात करें, क्या क्या साइन एंड सिम्टम मरीज में देखने को मिलते हैं। स्पेशली तो आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, मरीज में थर्स्ट, उसको बार बार प्यास लगेगी, ठीक है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वो यूरिन के लिए जाएगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन उसमें मरीज में देखने को मिलता है। और हम बात करें उसको क्या होगा, हंग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उसको फटेग होगा, मरीज को फटेग, घबराहट होगी। साथ में हम बात करें तो ईटीसी फैक्टर, ईटीसी उसमें देखने को मिलेंगे साइन एंड सिम्टम। तो चलिए बच्चों अगर हम इसको बात करें तो ठीक कैसे करते हैं प्रॉपरली, अगर हम इस ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट आप किस प्रकार से देंगे, ये सारी चीज हो गई। ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर, इसके लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा और साथ में आप बोलेंगे कि प्रॉपर आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थी डाइट आप लीजिए, हेल्थी डाइट आप रोज लीजिए, ठीक है, और बार बार मेडिकल केयर कराते रहिए, शुगर की जांच कराते रहिए, ये मरीज से आप बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। इसकी हम बात करते हैं तो ये हो गई डायबिटीज मेलाइटस के बारे में थोड़ी सी बात। विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। अब यहाँ पर हम बात करें इन चारों में से बच्चों जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर रहेगा इज सी, आई ऑफन स्किप डिनर, मैं अपने डिनर को स्किप करता हूं बिकॉज आई डोंट फील हंग्री। तो बच्चों आपको पेशेंट से बोलना है कभी भी डोंट स्किप योर डिनर बिकॉज इसका कारण क्या है बच्चों, अगर उसने खाना नहीं खाया और उसको दवाई चल रही है डायबिटीज मेलाइटस को ठीक करने के लिए डायबिटा, ये क्या करती है आपके शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर आपने ये दवा खा ली और आपने खाना भूल गए तो क्या होगा, आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसे क्या बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन। आपकी बॉडी में शुगर लेवल अचानक से ड्रॉप हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन या शुगर लेवल का अचानक से ड्रॉप होना। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए उसको दोबारा बोलेंगे कि भैया आपको भूख लग रही हो न लग रही हो आपको खाना जरूर खाना है, क्योंकि आपको डायबिटा एक दवाई चल रही है, अगर ये दवाई के साथ में अगर आपने खाना नहीं खाया तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से डिक्रीज हो सकता है। इस दवा का काम क्या है, आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। बाकी की तीनों बातें सही हैं, इनको फर्दर टीचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आज की एक शानदार क्लास का पहला और शानदार प्रश्न था। चलिए अगले और बेहतरीन प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सेकंड प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब रेगुलर इंसुलिन, फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है रेगुलर इंसुलिन 5 यूनिट सबक्यूटेनियसली, 5 यूनिट उसको देना है, साथ में कौन से रूट से देना है, सबक्यूटेनियस रूट से। रेगुलर इंसुलिन बिगन टू एग्जर्ट एन इफेक्ट। अब आपसे ये पूछा गया है जो रेगुलर इंसुलिन नर्स ने उस पेशेंट को लगाया है उसका ऑनसेट पीरियड कब रहेगा या उसका प्रभाव कब से चालू होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ऑनसेट पीरियड आपसे पूछा है बच्चों 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 30 to 60 मिनट, 60 to 120 मिनट। तो राइट आंसर इज द सी। रेगुलर इंसुलिन के लिए जो ऑनसेट पीरियड टाइम होता है वो क्या रहता है बच्चों 30 to 60 मिनट में इसका प्रभाव मरीज में दिखने लगता है। तो राइट आंसर इज द सी। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था, डायरेक्ट बट ऑन द आंसर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, हर एक प्रश्न को सुपर फास्ट स्पीड से अपन सॉल्व करते चलते हैं बच्चों, कम समय में आप ज्यादा प्रश्न अटेंड कर पाओ। द क्लाइंट इज एडमिटेड फ्रॉम इमरजेंसी रूम, एक मरीज है जिसको एडमिट किया गया है इमरजेंसी रूम में विद मल्टीपल इंजरी, उसको मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, सस्टेन्ड फ्रॉम एन ऑटो एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण से उसको मल्टीपल इंजरीज हुई हैं। हिज डॉक्टर डिस्क्राइब हिस्टामिन ब्लॉकर, उसके डॉक्टर ने हिस्टामिन ब्लॉकर डिस्क्राइब की है या प्रिस्क्राइब की है। साथ में हम बात करें द रीजन फॉर दिस ऑर्डर, डॉक्टर ने ये दवाई चालू की है एंटी हिस्टामिन ब्लॉकर, तो क्यों की है इसका रीजन प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। 4 रीजन आपके हैं। टू ट्रीट जनरल डिस्कम्फर्ट, जनरल डिस्कम्फर्ट मरीज को हो रहा है उसको सही करने के लिए। टू करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उस कंडीशन को ठीक करने के लिए। टू प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर,
मरीज को स्ट्रेस अल्सर हुए उसको ठीक करने के लिए, एंड टू ट्रीट नोजिया, नोजिया को ठीक करने के लिए। तो बच्चों हिस्टामिन जनरली डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करता है, हम बात करें तो सबसे पहले अगर अस्पताल में अगर कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो प्रोलॉन्ग्ड एडमिट, काफी लंबे समय से मरीज अस्पताल में भर्ती है उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। साथ में अगर हम बात करें ये जो पेशेंट है मल्टीपल इंजरीज हुई है, लंबे समय तक भर्ती रहेगा, साथ में एक और क्या कारण रह सकता है इसका, स्ट्रेस इसको रहेगा। स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होता है, आपके स्टोमक अल्सर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्टोमक अल्सर हो जाते हैं, स्टोमक अल्सर आपके हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, हिस्टामिन ब्लॉकर प्रिस्क्राइब करता है जिससे क्या हो ये कंडीशन ठीक की जा सके। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर आपका इन चारों में से आपको मिल गया होगा, तो जो राइट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, सी। राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, सी, टू प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर। जो राइट आंसर बच्चों रहेगा आपका कौन सा रहेगा, सी, टू प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर की कंडीशन को ठीक करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर ने क्या किया है, हिस्टामिन ब्लॉकर स्टार्ट किया है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या होता है बच्चों, सेमिटिडिन, क्या होता है, सेमिटिडिन। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसका, स्ट्रेस अल्सर में हम जब देते हैं उसको ठीक करने के लिए क्या देते हैं, सेमिटिडिन एक ड्रग है जो कि एंटी हिस्टामिन ब्लॉकर है। चलिए अगले और शानदार प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, द क्लाइंट विथ रिसेंट लीवर ट्रांसप्लांट, अभी एक मरीज है जिसको रिसेंटली लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। नर्स हाउ लॉन्ग विल हैव टू टेक साइक्लोस्पोरिन, एक दवा चालू हुई है उसको साइक्लोस्पोरिन, वो पूछ रहा है कि हाउ विल लॉन्ग वी हैव टू टेक, मुझे कब तक ये दवा लेनी है। विच रेस्पॉन्स इज करेक्ट, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कब तक इस दवा को मरीज को लेना है ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों साइक्लोस्पोरिन क्या होती है, एंटी सप्रेसेंट ड्रग है। क्या है बच्चों, एंटी सप्रेसेंट ड्रग है, एंटी सप्रेसेंट ड्रग है। तो इसकी बात हम बात करें तो एंटी सप्रेसेंट ड्रग लीवर ट्रांसप्लांट के लिए साइक्लोस्पोरिन हमेशा के लिए दी जाती है, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो राइट आंसर इज द डी, 10 ईयर, 5 ईयर, 1 ईयर तक नहीं देंगे। तो बच्चों क्या है, ये एंटी सप्रेसेंट है। यहाँ पर हम बात करें तो साइक्लोस्पोरिन को हम क्यों देते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, लीवर को बॉडी, अगर हम लीवर को दूसरे बॉडी में लगा रहे हैं तो जो पेशेंट हितग्राही होता है, ठीक है, उसकी बॉडी इस ऑर्गन को क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। तो इस रिजेक्शन को बचाने के लिए हम क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन दवा देते हैं, जिससे दूसरे हितग्राही की बॉडी इससे लीवर को रिजेक्ट ना करे। इसको बचाने के लिए आप क्या देते हैं, एंटी सप्रेसेंट दवाई देते हैं साइक्लोस्पोरिन, और वो भी इसको रेस्ट ऑफ हिज लाइफ तक चलेगी। तो इसकी जानकारी आपको मरीज को दे देनी है। चलिए बच्चों, तो एक और शानदार प्रश्न था, अगले और बेहतरीन प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, शॉर्टली आफ्टर क्लाइंट वाज एडमिटेड टू द पोस्टमार्टम यूनिट, कुछ समय पश्चात एक क्लाइंट है जिसको पोस्टमार्टम यूनिट में भर्ती किया गया है। नर्स नोट हैवी लोकिया, नर्स ने नोट किया कि मरीज को हैवी लोकिया रुब्रा है विथ लार्ज क्लॉट, बड़े बड़े लार्ज क्लॉट आ रहे हैं। द नर्स शुड एंटीसिपेट एन ऑर्डर फॉर, तो बच्चों नर्स क्या एंटीसिपेट करेगी, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे जब कंडीशन हो हैवी लोकिया रुब्रा विथ लार्ज क्लॉट। तो बच्चों हम दवाई की बात करें, एक एक करके 4 दवाएं यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई हैं, इनमें से कौन सी दवा है जो यहाँ पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाला है और नर्स एंटीसिपेट करेगी। चलिए तो एक एक करके हम जान लेते हैं। तो फिनार्गन क्या होता है बच्चों, ये एंटी एमेटिक ड्रग है। क्या है, एंटी एमेटिक ड्रग है, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो इसको हम प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए मरीज में देते हैं। सेटाडोल क्या है, एक एनाल्जेसिक है, क्या है, एनाल्जेसिक दवा है। और साथ में मितार्जिन की बात करें तो ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो कराता ही है, साथ में इसका एक और उपयोग है, अगर मरीज को पिटोसिन चल रहा हो, क्या चल रहा हो, पिटोसिन चल रहा हो और पिटोसिन अनेबल हो ब्लीडिंग रोकने में, तब पिटोसिन अनेबल हो ब्लीडिंग रोकने में, तब हम मिथार्जिन का उपयोग करते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉपिंग में इसकी हेल्प लेते हैं। कब, आफ्टर पोस्टमार्टम, कब यूज में लेते हैं, आफ्टर पोस्टमार्टम, आफ्टर पोस्टमार्टम हम इसको यूज में लेते हैं। तो राइट आंसर इज द ए,
तो इस हैवी लोकियल रुब्रा विद लार्ज क्लाउड की कंडीशन में जो आप दवा यहाँ पर एंटीसिपेट करेंगे वो रहेगी बच्चों मिथार्जिन। एनाल जैसे मैग्नीशियम सल्फेट और फिनार्गन का उपयोग मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर इस दवा को देने की आवश्यकता है वो है मिथार्जिन। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए इंपोर्टेंट चार्ट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों जो शुरुआत में पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है, अगर हम बात करें पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है जनरली प्रोसेस में, उसको आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करें इसको, जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है उसे हम लोकिया कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, एक लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोसा, लोकिया अल्वा। तो बच्चों जो फर्स्ट स्टेज की हम बात करें तो लोकिया इज रेड डार्क कलर होता है, जो शुरुआत में 4 दिन नॉर्मल देखने को मिलता है। द फर्स्ट स्टेज लोकिया की हम बात करें डार्क रेड देखने को मिलेगा और 4 दिन तक देखने को मिलेगा। सेकंड इज लोकिया सीरोसा, द सेकंड स्टेज में लोकिया इज पिंकिश कलर, कलर में कैसे देखने को मिलता है, पिंक कलर का देखने को मिलता है। एट 10 दिन तक कम से कम देखने को मिलेगा, ये 4 दिन, तो इसकी कैसी हो गई 4 से 10 डेज तक ये देखने को मिलेगा। लोकिया अल्वा की हम बात करें तो थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है। इसकी कलर की हम बात करें तो वाइटिश येलो होता है कलर में और 10 to 14 डेज तक ये देखने को मिलता है। ये पोस्टपार्टम ब्लीडिंग की स्टेज है जिसे हम लोकिया बोलते हैं। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज को लोकिया बोलते हैं। ये लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोसा और लोकिया अल्वा। यहाँ से कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और टाइम से रिलेटेड और स्टेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो तीनों को आप नोट कर लेना बच्चों। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में इस चार्ट से प्रश्न आ जाएं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और अगला और शानदार प्रश्न बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू हैव एन इंट्रावीनस कोलेंजियोग्राम। एक मरीज है जिसको शेड्यूल्ड किया गया है इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राम। अब हम बात करें इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राम IVC की। बिफोर द प्रोसीजर नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर। ये प्रोसीजर आपको पेशेंट के लिए अप्लाई करना है। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको किस चीज को असेस करना है, सेल्फिश एलर्जी, रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गॉल ब्लैडर डिसीज, एग एलर्जी। मरीज को कोई सेल्फिश एलर्जी तो नहीं है, रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई रिएक्शन तो नहीं होता, गॉल ब्लैडर डिसीज तो नहीं है मरीज को और एग एलर्जी तो नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं IVC कोलेंजियोग्राम के बारे में। तो ये क्या होती है, हम IV क्या करते हैं, आयोडीन इंजेक्टेड डाई इंसर्ट कराते हैं और फिर हम क्या करते हैं एक्सरे मेजर करते हैं, एक्सरे लेते हैं। तो जो IVC है क्या है, एक प्रकार का एक्सरे है और हम IV इंसर्ट कराते हैं आयोडीन इंजेक्टेड डाई, जिससे क्या होता है एक डायग्नोसिस अपन जिससे निकालते हैं। इसका मेन काम क्या है, डायग्नोसिस ऑफ गॉल स्टोन इन द ब्लेडर। ठीक है बच्चों, ब्लेडर में या बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट में कोई स्टोन फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, या गॉल स्टोन इन द ब्लेडर या बाइल स्टोन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आया है, उसको चेक करने के लिए हम IVC टेस्ट करते हैं। यह एक प्रकार का एक्सरे है जिसमें IV आयोडीन डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर हम इसका एक्सरे मेजर करते हैं और चेक करते हैं। जब ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो बच्चों पेशेंट में चेक करना रहता है हमें, या तो उसे आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है, साथ में सेलफिश, इन्हें जब बोलते हैं सी फूड से उसे कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर इनको आयोडीन और सी फूड से एलर्जी है तो कभी भी हम उसे टेस्ट को नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इज द ए। सबसे पहले आप इसी को चेक कीजिए। रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गॉल ब्लैडर डिसीज का तो हम आइडेंटिफिकेशन ही कर रहे हैं, एग एलर्जी, बाकी इन तीनों को नॉर्मल प्रोसेस है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको इस टेस्ट को चेक करने से पहले आपको आयोडीन और सेल्फिश की एलर्जी तो नहीं है मरीज को, इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। चलिए बच्चों, तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न था। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगले और शानदार प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, अ न्यू डायबिटिक इज लर्निंग एडमिनिस्टर हिज इंसुलिन। बच्चों एक नया डायबिटीज या शुगर का पेशेंट है, उसको एडमिनिस्टर की जाती है इंसुलिन। ही इज रिसीव 10 यूनिट NPH, उसको 10 यूनिट NPH लेना है एंड 12 यूनिट रेगुलर इंसुलिन। तो NPH और इंसुलिन
कौन सी 12 यूनिट दोनों, एंड उसको साथ में लेनी है ईच मॉर्निंग सुबह के टाइम लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्स टीचिंग। यहाँ पर नर्स ने ऐसी कौन सी बात मरीज से कह दी जिससे अपन समझ सकते हैं कि नर्स ने जो पेशेंट को बात बताई है वो सही बताई है। तो बच्चों एक नया मरीज था, उसको इसके बारे में बताया गया है और नर्स ने ऐसी कौन सी बात पेशेंट को कह दी जो सही है, ये आपसे पूछा गया है। When drawing up insulin, I should draw up the regular insulin first. जब मैं इंजेक्शन में इंसुलिन भरूं तो उस समय मुझे सबसे पहले कौन सी इंसुलिन भरनी है, रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट ड्रॉ करूं, देन मैं एनपीएच को लूं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हेन ड्रॉइंग अप माय इंसुलिन, जब मैं मेरी इंसुलिन को भरूं, आई शुड ड्रॉ अप एनपीएच इंसुलिन फर्स्ट, सबसे पहले मैं एनपीएच इंसुलिन भरूं। आई डज नॉट मैटर विच इंसुलिन ड्रॉ अप द क्लियर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी इंसुलिन मैं पहले भर रही हूँ। आई कैन नॉट मिक्स द इंसुलिन, मैं इंसुलिन को मिक्स नहीं कर सकती। सो आई विल नीड 2 शॉट्स, मैं अलग अलग एनपीएच को अलग लगाऊं और रेगुलर इंसुलिन को अलग लगाऊं। पर यहाँ पर बच्चों मेन आंसर की ओर अगर हम चलते हैं तो दोनों इंसुलिनों को साथ में लगाना है, तो ये वाला तो आंसर गलत हो गया, मिक्स करने तो आवश्यक है और उसको 2 शॉट्स में कभी भी नहीं लगाना है। तो एक ट्रिक आपको याद रखना है, जब एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन की बात आए तो रजिस्टर्ड नर्स आरएन से आपको याद रखना है कि कोई भी जब हम इंसुलिन लगाते हैं तो रेगुलर इंसुलिन को फर्स्ट ड्रॉ करना है, ड्रॉ द फर्स्ट रेगुलर इंसुलिन देन एनपीएच। तो आपको आर से रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट ड्रॉ करनी है, देन ड्रॉ करना है एनपीएच। तो राइट आंसर इज द ए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आई ड्रॉ अप द रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट देन एनपीएच। एनपीएच को आपको पहले नहीं बनना है, ठीक है बच्चों, और ये मैटर करता है। तो राइट आंसर इज द ए। तो सही आंसर जो आपका जाएगा, तो सबसे पहले आपको रेगुलर इंसुलिन बनना है, फिर एनपीएच उसी रेंज में भरना है और फिर मरीज को लगाने के लिए आप बोलेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ये प्रश्न क्लियर होता है। नेक्स्ट और अगले शानदार प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, ए क्लाइंट विद ऑस्टियोमाइलाइटिस, एक मरीज है ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब उसको बोन का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें आगे का, हैज एन ऑर्डर फॉर ट्रफ लेवल, क्या पूछा गया है, उससे ट्रफ लेवल चेक करने के लिए बोला गया है, ट्रफ लेवल उसको चेक करने के लिए बोला गया है। टू डन बिकॉज ही इज टेकिंग जेंटामाइसिन, उसको दवा चल रही है जेंटामाइसिन। व्हेन शुड द नर्स लैब टू ऑब्टेन ट्रफ लेवल, तो बच्चों व्हेन शुड द नर्स कॉल टू द लैब, लैब में कब कॉल करेगी ट्रफ लेवल चेक करने के लिए। तो बच्चों ट्रफ लेवल चेक हम क्यों करते हैं इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो ये क्या बताता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, लो कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। जब भी हमें ये चेक करना है, ट्रफ लेवल हमें चेक करना है, ठीक है, ट्रफ लेवल हमें चेक करना है, तो उस दौरान हम कौन सा टाइम चूज करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। बिफोर द फर्स्ट डोज, जेंटामाइसिन का पहला डोज दिया गया है 30 मिनट बिफोर द फोर्थ डोज, 30 मिनट पहले जब चौथा डोज लगाया जा चुका हो, 30 मिनट आफ्टर द फर्स्ट डोज के 30 मिनट बाद, 30 मिनट आफ्टर द फोर्थ डोज के 30 मिनट बाद। तो बच्चों कभी भी जब हम एक ट्रफ लेवल चेक करते हैं तो राइट आंसर इज द बी, 30 मिनट पहले, फोर्थ डोज हमें जब लगाना हो उससे 30 मिनट पहले हम ट्रफ लेवल चेक करते हैं। हम लैब वाले को कॉल करेंगे कि भैया अब आप सैंपल ले लीजिए क्योंकि हम फोर्थ डोज लगाने जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये किसके बारे में बताता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ लेवल ऑफ ड्रग के लो कंसंट्रेशन लेवल को बताता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। चलिए बच्चों, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, परीक्षा में ऐसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अ 4 ईयर ओल्ड विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक मरीज है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हैज प्रिस्क्रिप्शन फॉर बायोकोज पैनक्रियाटिक एंजाइम, उसको बायोकेज पैनक्रियाटिक एंजाइम चल रहा है टू प्रिवेंट माल एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए द करेक्ट टाइम टू गिव पैनक्रियाटिक एंजाइम, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम को देने का सही समय क्या है। तो बच्चों इसको मेनली बायोकेज पैनक्रियाटिक एंजाइम
का उपयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि डाइजेशन अच्छे से हो, क्या हो, मरीज को डाइजेशन अच्छे से हो, इसलिए हम इसको क्या देंगे, ये आपसे पूछा गया है। 1 आवर बिफोर द मील्स, 2 आवर आफ्टर द मील्स विथ ईच मील एंड स्नैक्स एंड एम्पटी ऑफ द स्टोमक। तो बच्चों आपके आंसर को चूज कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। तो बच्चों ये क्या होता है, एक जेनेटिक, क्या है, क्रोनिक जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। ये जीन म्यूटेशन के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? जीन म्यूटेशन के कारण से होती है। तो बच्चों जीन म्यूटेशन की हम बात करें तो यहाँ पर अगर मरीज में जीन म्यूटेशन होता है, CFTR जीन म्यूटेशन अगर देखने को मिलेगा, इसकी वजह से मरीज में क्या देखने को मिलते हैं? साइन एंड सिम्टम, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत हो जाती है, खाना प्रॉपर रूप से वो नहीं पचा पाता है। साथ में अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मरीज में देखने को मिलती है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, स्नीजिंग, ETC उसमें देखने को मिलेंगे। तो आदि सिम्टम मरीज में देखने को मिलते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो कभी कभी इनफर्टिलिटी भी मरीज में देखने को मिल सकती है। अगर आप उसकी स्किन का टेस्ट चेक करेंगे तो साल्टी स्किन मरीज में देखने को मिलेगी, साल्टी स्किन टेस्ट, ठीक है। इस प्रकार के सिम्टम किसको दर्शाते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस को दर्शाते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करें तो इस कंडीशन में ये थोड़ी सी जानकारी सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में हो गई। और अब प्रश्न पूछा गया है कौन पैनक्रियाटिक एंजाइम को कब देंगे? तो बच्चों 1 आवर बिफोर मील, 2 आवर आफ्टर मील एंड एम्प्टी स्टोमक विथ ईच मील एंड स्नैक। तो बच्चों जो राइट आंसर जाएगा वो रहेगा C, प्रत्येक खाने के साथ में और स्नैक्स जब भी बोल रहे उस दौरान देना है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर फूड का हो सके। चलिए बच्चों नेक्स्ट और आज की क्लास का शानदार और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चों, प्रश्न क्या पूछ रहा है? आइसोनियाजाइड INH हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर फैमिली मेंबर एक्सपोज्ड टू ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों एक दवा प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा और वो पेशेंट का फैमिली मेंबर है जिसको TB हो गई है। द नर्स इज अवेयर दैट लेंथ ऑफ टाइम दैट मेडिकेशन विल बी टेकन। तो नर्स को पता है कि ये कम से कम कब तक दी जाती है। तो बच्चों 6 मंथ, 3 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। तो राइट आंसर इज द A, कम से कम इसको 6 मंथ तक इस दवा को हम मरीज को देते हैं। चलिए बच्चों, तो ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था और परीक्षा में इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आज आप नए थे तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।